गरीब की बकरी ईद। इकबाल एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। इकबाल के पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी इकबाल पर आ गई थी। अब उसकी माँ भी अक्सर बीमार पड़ने लगी। वो फल बेचकर आए हुए पैसों से अपना और अपनी माँ का ख्याल रखने लगा। वो सुबह सवेरे उठकर घर का सारा काम काज निपटा कर फल बेचने जाता था। एक दिन ऐसे ही हर रोज की तरह इकबाल फल बेचने जा रहा था। अम्मी, मैंने खाना बना दिया है। तुम वक्त पर खाना खाकर दवाई ले लेना। मैं फल बेचने जा रहा हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं जल्द ही फल बेचकर वापस घर आ जाऊंगा। बेटा बेटा मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तो मेरा ख्याल रखना और बाहर का काम देखना। या अल्लाह, मेरे बच्चे को कामयाबी अता फरमाना। अम्मी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप बस मेरे लिए यूं ही अल्लाह से दुआ करते रहो। यही मेरे लिए बहुत कुछ है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। काफी देर हो गई है। अल्लाह हाफिज। यूं इकबाल फल बेचने निकल जाता है। फल ले लो भाई, फल, ताजा ताजा फल, मीठे मीठे फल। कि तभी वहां अरहान नाम का एक बूढ़ा आदमी इकबाल के पास फल खरीदने आता है। अरहान बहुत ही अमीर आदमी था। वो हमेशा इकबाल के पास से ही फल खरीदता था। अरे बेटा इकबाल, 1 किलो अंगूर और 1 किलो केले देना। जी अभी देता हूँ। इकबाल अरहान को फल देता है। अरहान उसे पैसे देते हुए कहता है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इकबाल इस साल कुर्बानी देने की सोचकर थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। इस बात का पता उसकी अम्मी को भी नहीं था। यूं दिन बीत रहे थे। ईद करीब आ गई। इकबाल बकरा खरीदने अपनी अम्मी को बिना बताए बकरी मंडी की ओर निकलता है कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत अचानक से बेहोश हो जाती है। ये देख इकबाल भागते हुए उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। वो बूढ़ी औरत दिखने में बहुत ही अमीर घर की लग रही थी। वो बिना देरी किए उस बूढ़ी औरत को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उस बूढ़ी औरत को देखकर कहता है, बेटा, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। इनके कुछ टेस्ट लेने पड़ेंगे। जल्दी से काउंटर पर 5,000 रुपए जमा कर दो। ये सुनकर इकबाल बिना वक्त जाया किए बकरा खरीदने जो पैसे रखे थे वो काउंटर पर भर देता है कि तभी इकबाल को फोन आता है कि उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो तुरंत अस्पताल में किसी को बिना कुछ बताए घर की ओर निकल जाता है। इधर बूढ़ी औरत को होश आता है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ कैसे आई? वो आपको एक लड़का यहाँ लेकर आया था। आपको हल्का सा दिल का दौरा पड़ा था। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मुश्किल हो सकती थी। डॉक्टर साहब, वो बच्चा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अरे अभी तक तो यहीं पर था, पता नहीं कहाँ चला गया। बूढ़ी औरत अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन अरहान इकबाल के पास फल खरीदने आता है। अरे बेटा, कल ईद है और तुम अभी भी फल बेच रहे हो। कुर्बानी का इरादा नहीं है क्या? चाचा जी, मैं तो कुर्बानी देना चाहता था। इसके लिए मैंने थोड़े बहुत पैसे भी जमा कर रखे थे। पर यूं इकबाल उस बूढ़ी औरत के बारे में बताता है। मैं आज अस्पताल गया था पर पता चला कि वो घर चले गए हैं। ये सुनकर अरहान कहता है, बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अरहान इकबाल को लेकर अपने घर जाता है। वहां इकबाल अरहान की पत्नी को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो वही बूढ़ी औरत थी जिसे इकबाल अस्पताल ले गया था। बेटा, ये मेरी बीवी है। अगर वक्त रहते तुम इन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाते तो पता नहीं क्या होता। हमने अस्पताल में तुम्हारे बारे में जानने की बहुत कोशिश की पर हमें कुछ पता नहीं चला। अरहान इकबाल को बकरा देते हुए कहते हैं, बेटा इकबाल, तुमने मेरी बीवी की जान बचाकर एक बेटा होने का फर्ज निभाया है। ये लो बकरा। इसे बकरी ईद पर कुर्बानी देकर मेरी बीवी की सलामती के लिए दुआ करना बेटा। ये सुनकर इकबाल खुश हो जाता है और अरहान का शुक्रिया अदा कर बकरे को लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी अम्मी के साथ खुशी खुशी बकरी ईद मनाता है। होल गोट बेक इन तंदूर। अरे वासु यार, आज ना कुछ मस्त खाने का मन कर रहा है।
आज मैं तुझे ऐसा मटन बनाकर खिलाता ना कि तुझे तारीफ के लिए शब्द ही नहीं मिलेंगे। दुनिया का आखिरी मटन बनाता मैं आज। चेतन और वासु घर जाते हैं। वासु मटन बनाता है और चेतन को देता है। चेतन एक निवाला लेते ही, अरे ये क्या है वासु, ऐसा होता है क्या मटन? बस तू बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, मटन नहीं। हाँ बे, लगता है कुछ गलत हो गया। कुछ नहीं, सब गलत हो गया। चल अब किसी होटल में जाते हैं खाना खाने। चेतन और वासु गांव के बाहर वाले ढाबे पर आते हैं, पर ढाबा कुछ दिनों से बंद था। अरे यार, ये ढाबा भी बंद है। वासु, आज नसीब में अच्छा खाना लिखा ही नहीं। चल अब यहाँ तक आए हैं तो जंगल घूम कर आते हैं। चेतन और वासु जंगल के अंदर जाते हैं। ढाबे के अंदर दो चोर आते हैं। उनके पीछे पुलिस भी लगी हुई थी। अरे यार, ये पुलिस तो पीछा नहीं छोड़ रहे। पकड़े गए तो पूरा सोना हाथ से चला जाएगा और कैद भी हो जाएगी। अरे सोने को ठिकाने लगाना होगा। ये देखो, ये ढाबा बंद है, यहीं पर छुपा देते हैं सोने को। तंदूर की भट्टी के अंदर वो एक गड्ढा बनाते हैं और वहाँ सोना छुपा देते हैं। पुलिस के आने से पहले भाग जाते हैं यहाँ से। 2 दिन के बाद सोना लेने वापस आ जाएंगे। बस उस दिन तक ये ढाबा बंद ही रहा तो अच्छा है, नहीं तो गया। अब बंद कर अपनी मनहूस बातें, नहीं तो मैं खुद तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। दोनों चोर भाग जाते हैं। इधर गांव में एक अनाथ आश्रम था, जिसका मालिक कुछ ही दिनों पहले मर गया था, जिस वजह से कुछ सरकारी ऑफिसर जेसीबी लेकर उस आश्रम को तोड़ने के लिए आए थे। हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो? हम सब बच्चे कहाँ जाएंगे? मत कीजिए ऐसा। ये अनाथ आश्रम गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। ये सरकार की जगह है और आश्रम बनाते वक्त सरकार से परमिशन नहीं ली गई थी। जब तक हमारे सर जिंदा थे तब क्यों नहीं आए और अब आए हो? देख बच्चे, तू बच्चा है, तुझे सरकारी बातें समझ नहीं आएगी। तुम सब अपना अपना देख लो, सरकारी कामों में दखल मत दो। बच्चों के सामने अनाथ आश्रम तोड़ा जाता है। गांव वाले भी कुछ नहीं करते। तब वो सारे बच्चे उसी ढाबा के पास आते हैं। ढाबा बंद था। तब बच्चे ढाबे का सहारा लेते हैं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब हम क्या करें? आज रात हम यही रुकते हैं। खाना तो नहीं, लेकिन हम पानी पीकर रात गुजार लेते हैं। कल का कल देखते हैं। बेचारे बच्चे वही भूखे सो जाते हैं। दूसरे दिन वापस चेतन और वासु ढाबे के पास आते हैं। अबे यार वासु, आज भी ढाबा बंद ही है। अरे पर ये देख बच्चे, यहाँ क्यों सोए हैं ये? अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, हम अनाथ हैं। हमें बहुत भूख लग रही है भैया। तभी वासु को एक बकरी दिखाई देती है। हाँ, मैं बच्चों के लिए तंदूरी गोट बनाता हूँ। क्या तू बनाएगा? अरे यार, तू तो रहने ही दे। नहीं यार, इस बार मुझ पर भरोसा कर। वासु बकरी को पकड़ लाता है। वासु उस बकरी को अच्छे से काट कर उसे मसालों से मैरिनेट करता है। सुन चेतन, अब तंदूर जला। आज एकदम कड़क बकरी तंदूरी खिलाता हूँ तुम सबको। मेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए तुम सबके मुंह पर रहेगा। चेतन तंदूर में आग लगाता है और वासु उस बकरी को वहाँ पकने के लिए छोड़ देता है। पकते हुए बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। वासु, वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कुछ देर में तंदूरी बकरी तैयार होकर पूरी हो जाती है। पूरे बच्चे खाना खाने में लग जाते हैं। तो वासु तंदूर को बुझाने जाता है। वो उस पर पानी डालता है कि तभी मिट्टी नीचे गिर जाती है। अरे चेतन, जरा इधर आ। अरे देख, इस तंदूर के अंदर एक और गड्ढा है। हाँ रे, लगता है किसी ने पहले से यहाँ गड्ढा बनाया था। वासु, वो देख, उस गड्ढे में कुछ चमक रहा है। वासु गड्ढे में हाथ डालकर चीजें बाहर निकालता है। अरे ये तो सोना है। इतना सारा सोना, ये तो भगवान की देन है। अब हम इसे बेचकर बच्चों की मदद करेंगे। ये सब दूर से वो दोनों चोर देखते रहते हैं। अरे चलो, हम अपना सोना छीन लेते हैं। अरे नहीं, वहाँ इतने सारे बच्चे हैं, हम वहाँ गए तो खुद ही फंस जाएंगे। वैसे वो दोनों सोने को नेक काम में ही लगाने वाले हैं। चलो इस बार छोड़ देते हैं सोने को।
चोर वहाँ से चले जाते हैं तो चेतन और वासु सोना बेचकर एक आश्रम के लिए जगह खरीदते हैं और वहाँ पे एक अनाथ आश्रम बनाकर उन बच्चों को सहारा देते हैं।